शाम के धुंधलके में जब मनोहर और अनुपमा की बातचीत हो रही थी तो एक भावुक माहौल बन गया था। मनोहर ने अपनी जिंदगी की वो बातें साझा की जो किसी पुराने भूले हुए पन्ने की तरह थी। उनके पहले डांस अनुभव की कहानी, वह मंच पर पहला कदम, दर्शकों की तालियां और वह सुकून जो कला से ही आ सकता है। उसकी आंखों में चमक थी और गले में एक अजीब सी भीगी सी रुंधन। उसने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जिंदगी में इज्जत, मेहनत और सच्चाई सबसे ऊपर होती है। जब अनुपमा ने उसकी खुशकिस्मती पर टिप्पणी की तो मनोहर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि सचमुच वह भाग्यशाली है कि उसके बच्चे उस पर गर्व करने लायक बने हैं। अनुपमा चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसके मन में कई जज्बात उमड़ने लगे थे। वह जानती थी कि किसी माता पिता का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने। मनोहर की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वह भावुक होकर उसके संघर्ष और धैर्य की सराहना करने लगी। उसे लगा कि किसी की मदद करना सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आत्मिक संतोष की बात है। और उस पल उसने फैसला किया कि वह मनोहर का समर्थन करेगी, चाहे हालात जैसे भी हों। उधर शाह हाउस में माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। हसमुख ने जैसे ही सुना कि परितोष ने राजा से पैसे लिए हैं, वह हैरान रह गया। उसने तुरंत उससे इस बारे में सवाल किया। लीला बीच में आ गई और परितोष की तरफदारी करते हुए बोली कि वह चाहे नौकरी में हो या नहीं, इंसान को पैसे की जरूरत तो होती ही है। किंजल ने झट से सच्चाई सामने रख दी। उसने कहा कि परितोष अब बेरोजगार है और उसकी जुए की लत इतनी बढ़ गई है कि अब वह भरोसे के काबिल नहीं रहा। यह सुनकर हसमुख का चेहरा सफेद पड़ गया। किंजल ने चुप नहीं बैठने का फैसला किया। उसने आरोप लगाया कि परितोष ने उसे भावनात्मक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब वह चुप नहीं रहेगी। लीला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने परितोष को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन परितोष भी चुप नहीं रहा। उसने गुस्से से कहा कि वह अब अपनी किस्मत खुद बनाएगा और एक दिन इतना सफल बनेगा कि सबको चौंका देगा। किंजल ने उसकी बात काटते हुए कहा कि उसे अब घर छोड़ देना चाहिए और अगर अनुपमा होती तो वह भी उसे बाहर निकाल देती। परितोष ने तमतमाते हुए कहा कि वह अनुपमा की तरह दिखने या बनने की कोशिश न करे। तभी परी बीच में आई और स्पष्ट कहा कि वह नहीं चाहती कि वह राजा या कोठारियों जैसे लोगों के संपर्क में रहे। दूसरी ओर मनोहर के जीवन में एक और मोड़ आया। तरुण उससे मिलने आया और मनोहर ने उसे बहुत आत्मीयता से गले लगाया, लेकिन तरुण ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों में न तो कोई सम्मान था और न ही कोई अपनापन। यह देखकर अनुपमा का मन टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी का बेटा अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। यह दृश्य उसे अंदर तक झकझोर गया। बाद में किंजल ने परी से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि भले ही परितोष उसका पति है, लेकिन उसकी गलतियों की सजा परी को नहीं मिलनी चाहिए। परी, जो पहले से ही अनुपमा के लिए तरस रही थी, भावनात्मक रूप से बिखर गई। उसने कहा कि वह अब इस सब से थक चुकी है। अनुपमा की गैरमौजूदगी से दुखी जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी महसूस करती है कि वह इन सब झंझटों से दूर है। उसने शाह परिवार की गिरती हुई प्रतिष्ठा और घर में फैले तनाव के लिए शर्म महसूस की और साथ ही राही के लिए सहानुभूति भी जताई, जिसे यह सब झेलना पड़ रहा है। इसी दौरान तरुण फिर से मनोहर के पास गया, इस बार किसी इमोशनल कनेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए। उसने साफ कहा कि वह चाहता है कि मनोहर घर बेच दे ताकि वह अपना हिस्सा ले सके। मनोहर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा उभर आई। वह जानता था कि यह सिर्फ घर नहीं है, यह उसकी यादों, उसकी मेहनत और उसके परिवार का प्रतीक है। लेकिन तरुण को इस भावनात्मक मूल्य से कोई मतलब नहीं था। उसने जिद की और उसका रवैया साफ था, वह सिर्फ पैसा चाहता है, चाहे इसके लिए रिश्ते टूटे या इस मिट्टी में मिल जाए। अनुपमा, जो यह सब देख रही थी, उसका मन दुख और गुस्से से भर गया। उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग इतना बदल जाते हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तरुण का व्यवहार, परितोष की जिद और शाह परिवार की टूटती हुई नींव, इन सबके बीच अनुपमा को एहसास हुआ कि उसे अब एक बार फिर अपनी भूमिका तय करनी होगी।
लेकिन इस बार वह भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि पूरी समझदारी और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगी। यह सब होते हुए मनोहर की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक बाकी थी कि शायद अनुपमा की मदद से वह अपने टूटते परिवार को एक बार फिर जोड़ पाएगा। अनुपमा ने उसकी आंखों में वह उम्मीद देखी और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, मानो वह यह इशारा कर रही हो कि वह साथ है हर मुश्किल में। तेज धूप में पसीने से लथपथ मनोहर का चेहरा सिर्फ थकान नहीं, गहरी पीड़ा का भी प्रतिबिंब बन चुका था। जब तरुण ने उससे फिर वही सवाल किया कि वह आखिर घर क्यों नहीं बेच देता, तो मनोहर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, इस घर की हर दीवार में तुम्हारी माँ की यादें हैं बेटा। यह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है। पर तरुण के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका मन तो सिर्फ लालच से भरा था। उसने चिढ़कर कहा कि माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी और इस घर में रहकर वह बस गुजरे वक्त की चिता जलाता रहेगा। क्रूरता की सारी सीमाएं पार करते हुए तरुण ने यहाँ तक कह डाला कि वह तो मनोहर की मौत की राह देख रहा है, ताकि यह घर खाली हो जाए और वह कानूनी रूप से उस पर कब्जा जमा सके। इस निर्ममता से मनोहर की आत्मा कांप उठी, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल खींचकर बाहर फेंक दिया हो। तरुण ने न केवल उसका अपमान किया, बल्कि उसके जीवन भर की कमाई, उसके संघर्ष की गवाही देने वाली ट्रॉफियों को भी तोड़ दिया। हर एक ट्रॉफी टूटती तो जरूर थी, लेकिन उसके साथ साथ मनोहर के जीवन की मेहनत, उसके सपनों की परछाइयां भी टूटती जा रही थी। वह स्तब्ध खड़ा रहा, उस बेशर्मी को देखता रहा जिसे कभी उसने प्यार से पाला था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, एक गहरी हार थी उस रिश्ते की जो अब बचा ही नहीं था। मनोहर ने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या माता पिता बच्चों को सिर्फ इसलिए पालते हैं कि एक दिन वे उन्हें अपमानित करें? क्या यही सब कुछ बचा है अब? उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक निचुड़ा हुआ आत्मबल भी झलक रहा था। धीरे धीरे उसके घुटने जवाब देने लगे और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अनुपमा जो यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में गुस्से और दुख का सैलाब उमड़ आया। मनोहर ने कांपते हुए उससे कहा, मुझे अब मरने दो अनुपमा, यही चाहता है मेरा बेटा, मैं अब और नहीं जी सकता। अनुपमा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाल लिया। वह तुरंत उसके पास बैठ गई, उसके माथे को सहलाने लगी और बार बार कहती रही, नहीं मनोहर जी, आप हार नहीं सकते, आप अकेले नहीं हैं। उसने उसका चेहरा थाम लिया और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि अभी भी कोई है जो उसे समझता है, जो उसका दर्द महसूस करता है। उधर पाखी अपनी ही चालबाजियों में व्यस्त थी। उसने कोठारियों के गोदाम से आयातित महंगे सामान को चुराकर उसे फिर से बेचने की योजना बना रखी थी। ईशानी ने उसका साथ देने की हामी भर दी, लेकिन उसका ध्यान असल में ज्यादातर अपने अगली कॉफी डेट पर था। पाखी के इरादे अलग थे, उसे बस अपना फायदा दिखता था, चाहे इसके लिए उसे परिवार को धोखा देना पड़े या किसी और को। इस सब के बीच डॉक्टर जब मनोहर की हालत देखने पहुंचा, तो उसने तुरंत अनुपमा से उसका मेडिकल इतिहास पूछना शुरू किया। अनुपमा थोड़ी असहज हुई, लेकिन बोली, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करती हूँ डॉक्टर साहब, नौकरानी हूँ बस। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि उसे यह सब तुरंत जानना होगा, वरना इलाज में देर हो सकती है। अनुपमा ने वक्त गवाए बिना मनोहर की दवाइयों और पर्चियों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक थी। इधर राही ने मनोहर को लेकर अपने अंदर उठ रही बेचैनी को रोकना चाहा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। उसने धीरे धीरे खोजबीन शुरू कर दी। क्या मनोहर अहमदाबाद में ही है? क्या वह ठीक है? ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसका दिल कहीं गहराई से अनुपमा की तरफ भी खिंच रहा था, मानो कोई अदृश्य डोर उन्हें जोड़े हुए थी। इसी दौरान अनुपमा, जो मनोहर की हालत से उबरने में लगी थी, एक कॉल करती है जिसमें उसे एक छोटी सी उम्मीद की झलक मिलती है, शायद वह राही से संपर्क कर पाए। लेकिन जैसे ही वह लैंडलाइन पर बात करने की कोशिश करती है, तरुण वहां आ धमकता है। उसकी आंखों में फिर वही कठोरता, वही गुस्सा। उसने अनुपमा को रंगे हाथों पकड़ लिया और सवालों की बौछार शुरू कर दी। अनुपमा घबरा गई, लेकिन उसने अपनी आवाज में डर को आने नहीं दिया।
वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ मनोहर नहीं बल्कि खुद को भी संभालना होगा। इस पूरे तूफान के बीच एक बात साफ थी, रिश्तों के नाम पर जो भ्रम था वह अब टूट चुका था। मनोहर एक टूटे हुए पिता की तरह जिंदगी से हार मान चुका था और तरुण जैसे बेटे ने उन जख्मों को और गहरा कर दिया था। अनुपमा, जो खुद भी अपनों के धोखे की मार झेल चुकी थी, अब एक नई जिम्मेदारी के साथ खड़ी थी, टूटते इंसानों को जोड़ने की और खुद को फिर से साबित करने की। इस बार लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं थी बल्कि एक पूरे जीवन मूल्य के लिए थी कि संवेदनाएं अब भी बाकी हैं और इंसानियत का अंतिम दीपक अब भी बुझा नहीं है।